hard disk, mouse, keyboard and monitors. Best wholesale showroom. Thank you, ma'am. Visit again. Best prices, best showroom. That's the reason, ma'am. Our business runs on trust and honesty as per the customer requirement. So, Movie Planet is the only showroom which can change your high-tech needs with superb wholesale comfort. రాజా ఫర్నిచర్స్ 100% ఇంపోర్టెడ్ అండ్ ఇండియన్ టేక్వుడ్ షోరూమ్. మా వద్ద డిజైనర్ కార్డ్స్, డైనింగ్ టేబుల్స్, ఇనుప బీరువాలు, అందమైన సోఫా సెట్లు, దివాన్ సెట్లు, ఆఫీస్ కి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫర్నిచర్లు లభించును. మా ప్రత్యేకతలు సులభ వాయిదా చెల్లింపులు, పాత ఫర్నిచర్ స్థలంలో కొత్తవి ఇవ్వటం, ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీ, కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఫర్నిచర్ తయారీ, జర్మన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేయబడిన రెస్టో స్టైల్ మ్యాట్రెస్ పై 20% తగ్గింపు. మా అడ్రస్ రాజా ఫర్నిచర్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, నియర్ సిగ్నల్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9866338878. व्हाट्सएप टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सुभान और आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपके साथ बात कर रहे हैं शहर की दो अहम बड़ी खबरों पर। यानी सबसे बड़ी खबर यह है कि याकूब मेमन की फांसी और याकूब मेमन के जुलूस जनाजे की बात। दूसरी खबर यह है कि साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम की तदफीन का मसला, उनकी आखिरी रसूमात का मसला। इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खान खालिद साहब। और इस दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे अमजदुल्ला खान खालिद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। खालिद साहब, आपका व्हाट्सएप टीवी में इस्तकबाल किया जाता है। सबसे पहले हम हमारे नाजरीन से इस याकूब मेमन की सबसे बड़ी अहम खबर मानी जा रही है उस पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि याकूब मेमन को जिस अंदाज में फांसी दी गई है और उन्हें मुंबई बम ब्लास्टों के केसेस में माखूज किया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं और आपका रिएक्शन क्या है? आप किस तरह से याकूब मेमन की फांसी को आपका तज्जिया पेश करते हैं? देखिए, आज का जो दिन है हिंदुस्तान की तमाम अवाम के लिए नहीं बल्कि सारे दुनिया की अवाम के लिए एक बदबख्ताना दिन है। एक तरफ जो शख्स एक मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में नाम कमाया, जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, और दुनिया में साइंस की दुनिया में बहुत नाम कमाया। आज उनकी तदफीन हुई, तदफीन अमल में आई। दुनिया के सारे बड़े बड़े मुल्कों के नुमाइंदे आज आकर एक मुसलमान है, एक सदर जमहूरिया जो एक मुसलमान था, उसके साथ आज जनाजे में शरीक हुए। दूसरी तरफ आज सारे दुनिया के लोग यहाँ के हिंदुस्तान की अदलिया को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को ये देख रहे थे कि जैसे कि कहा जाता है कि 100 बेगुनाह छूट जाए लेकिन एक गुनाहगार को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारे मायूस हो गए। हिंदुस्तान के ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो फासिस्ट तंजीमों से जो लड़ रहे हैं लोग, आज उनके लिए बहुत बड़ी हार हुई है और हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए काला सियाह दिन मनाया जा रहा है। एक दिन था वो जो गांधी जी का कत्ल किया गया था, दूसरा जो हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और वहाँ पर आज याकूब मेमन को फांसी दी गई। अगर मौरिख तारीख़ लिखेगा बाबरी मस्जिद की शहादत का, बाबरी मस्जिद के कातिलों को जब भी बयान करेगा, याकूब मेमन का नाम बराबर आएगा। शुरू दिन से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि जब से याकूब मेमन के केस में शुरू दिन से ही हिंदुस्तान की पुलिस का नज़रिया साफ नहीं था। झूठ कह रहे थे ये लोग, चाहे वो हिंदुस्तान की सीबीआई रहो, इंटेलिजेंस ब्यूरो रहो, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। याकूब मेमन 28 जुलाई 1994 को अपने आप को हिंदुस्तान की पुलिस के सामने सरेंडर किए। सरेंडर करने का मकसद क्या था उनका? कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहते थे। हो सकता है कि याकूब मेमन के कोई अफराद ख़ानदान इस बम धमाके में, या कोई हो सकता है कि बाहर की ताकतें या अंदर की ताकतें इस बम धमाके में शरीक थी होंगी, लेकिन याकूब मेमन शुरू दिन से लेके आज सुबह फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त तक भी वो अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी बेगुनाही को मानने के लिए कोई तैयार नहीं थे। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि एक तरफ याकूब मेमन अपनी बेगुनाही को पुकार कर कह रहा था 28 जुलाई की गिरफ्तारी उसको 5 अगस्त को पेश करे। 28 जुलाई को खुद अपने आप को सुबह पेश किया, लेकिन 5 अगस्त को पुलिस उसको मीडिया के सामने लाई कि हम इसको दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किए। जबकि
एक आदमी नहीं बल्कि उनके अफराद खानदान के 30 आदमी सरेंडर करे आके। और जिस तरीके से तेजी से ये केस चला, आप देखिए कि बम्बई बम धमाका, यकीनन हमको अफसोस है, मजलिस बचाओ तहरीक को, हर शहरी को अफसोस है कि उसमें कई मुसलमान भी मरे, कई गैर मुस्लिम मरे, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन बम्बई बम धमाकों से चंद दिन पहले 92 और 93 में जो मुंबई में राइट्स हुए जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मरे, उससे पहले हिंदुस्तान की 50 साल की तवील तारीख है जहां पर मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, जायदादों को लूटा गया। तारीख गवाह है कि हमारी बहनों को नंगा नचाया गया, और यानी एक तवील तारीख है। तो जब बात इंसाफ की आती है तो मुसलमान हिंदुस्तान की अदालत को ये नजरिए से देख रहे हैं कि याकूब मेमन को फांसी दी गई। याकूब मेमन के साथ साथ वो जो बाबरी मस्जिद के बाज़ाफ्ता लाइव टीवी चैनलों पे बताया गया, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो, लेकिन वो कातिल जो स्टेज पर मौजूद थे, सो दूसरों का छोड़िए आप, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इस हिंदुस्तान में, और जो गुजरात के वाकयात में मुलविस रहे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया इस स्टेट में। और जैसे ही चंद दिन से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बाबरी मस्जिद की शहादत में जितने लोग मुलविस थे सबके चार्जशीट हुए, आज की तारीख तक भी कई लोगों का चार्जशीट नहीं हुआ। यानी 28 जुलाई 94 को याकूब मेमन ने अपने आप को कानून के हवाले किया। 12 सितंबर 2006 को टाडा अदालत इनको फांसी की सजा दे दी। यानी इमीडिएट आप देखिए कितना कम टाइम है 94 से 2006 में। लेकिन 94 से पहले जितने वाकयात आए, जितने फिसादात हुए, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का फिसाद हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का फिसाद हो, कोई भी वाकयात में उन लोगों को ना चार्जशीट हुई, ना अब तक उनको गिरफ्तार किया गया, ना उनको कुछ किया गया। फिर 2006 में जैसे ही इनको फांसी की सजा होती है, इमीडिएट 27 जुलाई 2007 को, यानी एक साल के अंदर सेशन कोर्ट फिर से उनको फांसी की सजा दे देता है। फिर इमीडिएट मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी की सजा। यानी कोई भी हिंदुस्तान में इतना तेज कानून, इतना तेज फैसला नहीं हुआ। तो आज बड़े अफसोस की बात है कि एक बेगुनाह को, यकीनन अगर कोई कहेंगे मुझे कि आप, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार 3-4 रात के 3 बजे तक फैसला चलाकर ये फांसी देने के बाद में आप उसको बेगुनाह कैसा कहते हैं। यानी एक इंसान जिसको ये यकीन हो चुका है कि अब उसको मार दिया जा रहा है, तो कम से कम वो मरने से पहले तो भी सच बोलने की कोशिश करता। लेकिन याकूब मेमन, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके जितने भी लोग हैं, आज सुबह भी जब याकूब मेमन को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, वो पूरे लोगों के सामने ये बोला कि मैं बेगुनाह हूं। तो एक इंसान की आवाज को भी समझना चाहिए हमको। हो सकता है कि जज का क्या है, बोलिए, जजस का कोई कसूर नहीं है। जजस जो है चार्जशीट पढ़ते हैं। और टाडा में एक ऐसा है कि इनको जो टाडा में डाला गया, आप टाडा का एक कानून है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने बंद कमरे में आप जो बयान दिया, या जबरन आपसे वो बयान लिया गया, या कोई ऑफिसर वो बयान लिख के आपकी उस पर साइन ली गई, तो उस बयान पे ही जजमेंट दिया जाता है। अब आप बतलाइए, अगर पुलिस वाले याकूब मेमन की एक चार्जशीट फॉल्स बना के दिए है तो जज वो पढ़ के वो देता है। दूसरी तरफ माफ करना चाहिए, जो हिंदुस्तान में हम 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये एक सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो बम्बई के 9 राइट्स नहीं होते, कम्युनल राइट्स। अगर कम्युनल राइट्स नहीं होते तो बम्बई में बम धमाके नहीं होते। बम्बई में बम धमाके नहीं होते तो शायद आज मेमन ब्रदर को फांसी नहीं होती। ये करोनरी है। मुस्लिम क़यादत अगर सौदेबाजी नहीं करके अगर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करवाती, मुस्लिम क़यादत मगरमच्छ के आंसू रोना मीडिया के सामने और भड़काऊ भाषण अगर उस वक्त नहीं देती, तो मैं समझता हूँ कि ये सब वाक़यात पेश नहीं आते। सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि आज जब अखबारात में, टीवी चैनलों में एक रुकने पार्लियामेंट मुस्लिम क़यादत का मैं स्टेटमेंट पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि याकूब मेमन मुल्जिम है, लेकिन उसको कैपिटल पनिशमेंट मत दो। अरे एक तरफ एक मुसलमान पुकार के बोल रहा, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बोल रहा, उन्हें ये बोल रहा कि मैं उस बम धमाके में नहीं हूं वहीं, और दूसरी तरफ हमारे
लीडर्स बैठ के टीवी चैनलों पे उसको नहीं उन्हें गुनाहगार है उसको कैपिटल पनिशमेंट, यानी आप उसको आधा मुल्जिम बना के मीडिया के सामने पेश कर दे रहे हैं। तो इस सारे मामले में कसूर किसका जाहिर हो सकता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जैसे कि 1 साल का अरसा हो चुका है बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुए इंडिया में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत चल रही है और स्पेशली बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह को भी बनाया गया है, तो इन सभी हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपका कहना यह है कि यानी बीजेपी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ रोल भी जाहिर हो सकता है, क्योंकि यानी आज से एक 16-18 साल पहले की बात है, गुजरात रॉयट्स के गुजरात फसादात की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी बेखसूर सैकड़ों लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिंदा मार दिया गया। उस वाक़े को भी अगर देखा जाए तो उस वाक़े में भी अभी तक किसी भी तरह के लोगों को कोई सज़ा नहीं मिली और सभी मुल्ज़िमीन उसके बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो ये भी एक कड़ी हो सकती है क्या, यानी जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो यानी एक मुसलमानों को धमकाने के लिए या फिर मुसलमानों को फिर एक मर्तबा चेतावनी देने के लिए इस तरीके से याकूब मेमन को फांसी दी गई है। हालांकि याकूब मेमन आप जिस अंदाज से कर रहे हैं कि बार बार याकूब मेमन का यही कहना है कि मैं बम धमाकों में मुलविस नहीं हूँ, मैं बम धमाकों में मुलविस नहीं हूँ। हालांकि याकूब मेमन ने अपने भाई टाइगर मेमन और फिर अंडरवर्ल्ड डी गैंग के दाऊद इब्राहिम की वजह से खुद को आके अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, मगर उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर पुलिस का अमला हो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दी और वन साइडेड कार्रवाई करते हुए याकूब मेमन को फांसी की सज़ा दे दी और फांसी की सज़ा के साथ साथ इन्हें फांसी के तख्तेदार पर भी लटका दिया गया। और आज सुबह एक इतना अजीब सा एक माहौल देखने को मिला है, जिस अंदाज से जो 7 बजे का वक्त दिया गया था याकूब मेमन को नागपुर की सेंट्रल जेल में, मगर 7 बजने से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही उन्हें खुफिया अंदाज में फांसी दे दी गई और इस बात का किसी को इल्म तक नहीं है और अभी तक भी इस बात का खुलासा नहीं किया जा रहा है कि याकूब मेमन को किस वक्त पर फांसी दी गई है। तो इस सारे मामले पे कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ रोल भी जाहिर हो सकता है। देखिए ऐसा है कि चाहे इख्तिदार में बीजेपी गवर्नमेंट रहे या ना रहे, लेकिन जो आरएसएस की जहनियत के जो पुलिस ओहदेदार है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेके आज की तारीख तक आप तारीख उठाकर देखिए, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रहो या बीजेपी गवर्नमेंट रहो, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लोग। अब आप आज बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अफजल गुरु को फांसी दे दी गई बराबर, और इससे पहले भी कई लोगों को, कई बेगुनाहों को मैं बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो चेहरा देख रहा हूं जो गवर्नमेंट के पीछे रहता है हमेशा। इस मुल्क में आरएसएस पिछले 70 साल से काम कर रही है और आज काम करते करते ये लोग जाकर यानी एक अच्छा बेहतरीन स्टडी करके आए कि स्पेन में इस्लाम को किस तरीके से ख़त्म किया गया। और आज आप देखिए पिछले 20 साल या 25 साल से मैं एक बात देखकर बड़े हैरत से हूँ कि जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर या जो भी गवर्नमेंट के ओहदेदार है जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनको इजराइल भेजा जाता है। तो मेरा यह सवाल है कि या तो इजराइल भेजा जाता या तो अमेरिका भेजा जाता। तो ये इनको कभी सऊदी अरब नहीं भेजा जाता ट्रेनिंग के लिए, इनको कभी गल्फ के कोई कंट्रीज को नहीं भेजा जाता, मिस्र को नहीं भेजा जाता। तो ये लोग वहां से पूरी ट्रेनिंग लेकर जिस तरीके से स्पेन में आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी को उन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रहो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रहो। अब आप देखिए हिंदुस्तान में जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में, ज्यादा मुस्लिम लड़के वहां पर जेलों में आपको पाए जाएंगे। वहां पर कई ऐसे वाकयात है कि अब और एक चीज ये हो रही थी कि जैसा ही बम धमाका होता फौरी, यानी इनके जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का काम करने वाले ये लोग पुलिस में हैं, ये लोग आर्मी में हैं, ये लोग आपके सियासतदान हैं, ये लोग चाहे वो कांग्रेस का एमपी रहो या बीजेपी का एमएलए रहो, आइडियोलॉजी इनकी काम कर रही है। तो इनका मकसद क्या है कि आज हिंदुस्तान कौम को इतना परेशान कर दो, हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम को, ताकि वो लोग हथियार उठाए, इनको इतना ज्यादा टार्चर करो। अब देखिए आप जितने भी बड़े मीडिया चैनल्स हैं या कोई अखबार है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ, धमाके में अभी कितने लोग शहीद हुए, हम जो लोग जख्मी हैं उनको दवाखाने को शिफ्ट कर रहे हैं, जो मर गए उनको हम देख रहे हैं। आप भी उस वक्त पे वहां पर स्पॉट पे थे। अचानक 3 IPS ऑफिसर आके ये बोल दिए कि ये हुज्जी तंजीम का है और शाहिद बिलाल का हाथ है। यानी एक बड़ा ऑफिसर एक लाइन ऑफ एक्शन देने के बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके पीछे गए। 18 महीने के बाद में एक स्वामी असीमानंद चंचलगुड़ा जेल में ये बयान दिया, जो चंचलगुड़ा जेल में था, CBI अदालत के सामने उन्हें बयान दिया कि ये बम धमाके हमने अभिनव भारत की तंजीम हम करे। पहले क्या होता था, डायरेक्ट RSS का नाम आता था। ये RSS का नाम खराब नहीं होना बोल के ये लोग क्या किए, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए। कहीं अभिनव भारत का नाम दे दिए, कहीं गौ रक्षा समिति बोल के दे दिए। यानी हर स्टेट में ये लोग अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजी काम करती है। अब आप देखिए कांग्रेस में कई ऐसे मिनिस्टर्स थे, बाटला हाउस का इनकाउंटर हुआ। आप देखिए शिवराज पटेल होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उनका जो बयान आया था उनका, यानी कोई बीजेपी का लीडर भी ऐसा बयान नहीं देना। तो हिंदुस्तान में 50 साल की आप तारीख उठा के देखें तो मालूम होगा कि RSS की आइडियोलॉजी काम कर रही है। एक तरफ फिसाद करके हमारे को तबाह कर दे रही। रात में जितने जागीरदार सोए, जो करोड़पति सोए, सुबह में उन्हें भीख मांगने के लायक हो गया। जितने पटेल मुसलमान गुजरात में थे पूरे भीख मांगने पे मजबूर हो गए। दूसरी तरफ हमारी माँ और बहनों की इज्जत बचाने के लिए कई माँ और बहनें जाकर बौलियों में कूद के जान दे दिए, तलवारों पे नंगा नचाए, यानी जो हमेला औरत है उसके तक पेट में चाकू मार दिए। फिर दूसरी आते फौरी इमीडिएट क्या होता है कि जो मीडिया है वो मीडिया फौरी आ जाता है कि ये काम मुसलमानों का हुआ है। मैं सब मीडिया को नहीं, जो ये RSS की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले मीडिया को, तो ये आइडियोलॉजी काम करती है इनकी। ये मेन जो होता है कि आइडियोलॉजी काम करती है इनकी। जी खालिद साहब, इस प्रोग्राम में एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम इस मामले पर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हम एक मर्तबे और हाजिर होते हैं। वाह मम्मी, ऑटोग्राफ प्लीज, पेन प्लीज, 1 2 కేవలం 2 సంతూర్ సబ్బులా? ఇప్పుడు 3 కాదు, కేవలం 2 సంతూర్ సబ్బులతో ఒక 10 రూపాయల పెన్ పూర్తిగా ఉచితం. లక్షలాది రైతులు ఉపయోగిస్తున్నారు డ్యూపాంట్ ఫర్టెరా. ఇది అందిస్తుంది వరిలో కాండం తొలిచే పురుగుపై దీర్ఘకాలం నియంత్రణ, మెరుగైన పిలకలు మరియు అధిక దిగుబడి. డ్యూపాంట్ ఫర్టెరా, కణం కణంలో క్రాంతి. ब्रेक के बाद एक और मर्तबे आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है और अबू याकूब मेमन फांसी के मामले और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के मसले पर हम एक और मरतबे अमजदुल्ला खान खालिद साहब से बात करते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। खालिद साहब, आपने कहा कि अभी जिस तरह से हिंदुस्तान में RSS आइडियोलॉजी के कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पिछले कई सालों से अपने सर्विसेज देते आ रहे हैं और आपने मक्का मस्जिद की भी एक बड़ी मिसाल दी है और कई सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें इमीडिएटली यानी ये पुलिस ऑफिसर्स ये कह देते हैं कि बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कोई छानबीन किए कि कोई LET का हाथ हो सकता है, ISI का हाथ हो सकता है, इस तरीके से बयानात देते हैं और एक मीडिया को प्रोवोकेट किया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करें और उसके बाद एज़ यूजुअल हस्बे मामूल मुसलमान बच्चों को भी अरेस्ट किया जाता है, उन्हें तरह तरह से अजियतें भी दी जाती है। तो इन सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है और क्या मुस्लिम्स को, मुसलमानों की आबादी को ख़त्म करना है या मुसलमानों की इकनॉमी को डैमेज करना है या फिर मुसलमानों को यानी इलिटरेसी में ढकेलना है? ये सब बातों के पीछे क्या जाहिर हो सकता है? देखिए, मुसलमान कौम को तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो कौम है जो अल्लाह को मानने वाली है, उसके नबी को मानने वाली है। पिछले सैकड़ों सालों से ये पूरे दुनिया में कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एक RSS की आइडियोलॉजी काम कर रही है, ऐसा दुनिया में मुख्तलिफ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अल्टीमेट वो आप जाकर यहूदियों में मिलती है ये साजिश। तो हिंदुस्तान की आप तारीख निकाल के देखो कि आज जितने मसाजिद है, आज जितने लोग मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये निज़ाम के दौर में नहीं थे, ये आज़ादी से पहले इतने मसाजिद नहीं थे। तो इस्लाम जो है एक स्प्रिंग है, समझिए आप, वो स्प्रिंग को आप जितना दबाएंगे उतनी तेज़ी से बढ़ेगा।
तो लेकिन चंद जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जहनीत है, उनका एक एम रहता है कि ये मुखालिफ को बढ़ने से रोका जाए। तो उस हिडन एजेंडे के तहत ये लोग पहले तो ये लोग पूरे फिसादात करके हमारी जायदादों को तबाह करे, फिर उसके बाद में ये लोग हमारे को नौकरियों से रोके, गवर्नमेंट जॉब्स आने से रोके, फिर ये लोग हमारे को आज ये पूरा सोशल मीडिया का दौर आ गया। अब आज के दौर में कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता या कोई किसी को ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकता। यकीनन आज याकूब मेनन को फांसी, बेगुनाह को फांसी हुई है। आज से कुछ दिन पहले अफजल गुरु को भी फांसी हुई है। यानी अफजल गुरु की फांसी में और याकूब मेमन की फांसी में जमीन आसमान का फर्क बताया जा रहा है। ये क्या बताया जा रहा है कि याकूब मेमन को जब तक फांसी दिए हिंदुस्तान वालों को किसी को मालूम नहीं था। सडन उसको नींद में से उठाए, रात में उसको फांसी दे दिए, उसकी बॉडी नहीं दिए, उसकी हैसोमा वो नहीं किए। आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट इतनी पब्लिसिटी करके इसकी फांसी क्यों दे रही है? तो याकूब मेमन की फांसी के बाद, अफजल गुरु की फांसी के बाद में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, मेन वो पार्लियामेंट अटैक ही झूठा है, उसमें सरकार इन्वॉल्व है बोल के बड़े बड़े राइटर्स किताब लिखे उसके ऊपर। तो वो बदनामगी से बचने के लिए रात के 3 बजे अब ये ऐसा बताए कि आजकल जालिम जो है एक फरिश्ता बनकर आवाम के सामने आ रहा है, जालिम जो है एक नेक इंसान बन के हिंदुस्तान के सामने आ रहा है। ऑलरेडी थोड़े दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जब यहाँ पर आए थे, बोल के गए कि यहाँ पर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है बोल के, उनके अल्फाज है, ये बोल के गए। तो उन सब चीज़ों को बचने के लिए, एक हुज्जत की तकमील के लिए सिर्फ जी, आपकी इस बात को यहाँ पर रोकते हैं। एक सवाल ये करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से टाडा की अदालत ने 30 अप्रैल 2015 को याकूब मेमन को डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सज़ा के ऐलान किया गया, मगर तब तक उनको ऑर्डर्स नहीं दिए गए। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऑर्डर्स 17 दिन के बाद में, इमीडिएटली 30 अप्रैल 2015 के 17 दिन बाद में उन्हें ऑर्डर्स मौसूल हुए। इस बात को कहाँ तक सच माना जाए, क्योंकि इस बात में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन पाया जा रहा है कि जेल हुक्काम का कहना है कि हमें ऑर्डर्स मिलने में काफ़ी वक्त लगा, याकूब मेमन को पहुँचाने में काफ़ी वक्त लगा, और याकूब मेमन जब अपील करने के लिए पहुँचे अदालत में तब तक उनके पास वक्त नहीं रहा, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये बात कहाँ तक सच साबित हो सकती है? क्या टाडा अदालत ने या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वांटेडली यानी उस खत को लेट से पहुंचाया याकूब मेमन तक? देखिए, स्टेट 2 कानून है। अगर आप स्टेट का एक कानून ये है कि अगर आप किसी को फांसी दे रहे हैं तो उसको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, और सेंट्रल जो कानून है उसमें 14 दिन का टाइम दिया जाता है। तो 29 अप्रैल 2015 के दिन टाडा अदालत इसको डेथ वारंट इश्यू किए। वो डेथ वारंट जो है वायर से आता है, चंचल को जो भी जेल में है, यानी जिस जेल में वो मुलजिम है उस जेल को डायरेक्ट सुप्रीडेंट को आता है वो। तो उसके बाद में सुप्रीडेंट जो भी जेल का है वो अपने हुक्काम से पूछ के दिन तारीख तय की जाती है, और साथ में उसको भी इंटीमेट किया जाता है जिसको फांसी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन 29 अप्रैल का ऑर्डर इनको 7 दिन पहले दिए, अब यानी फांसी 30 तारीख से 7 दिन पहले। अब वो 7 दिन में आप बोलिए कि कहाँ पर जाके अपील कर सकते? तो हिंदुस्तान की अदालत बदनाम नहीं होना, या पुलिस की जो बीजेपी की सरकार है, फडणवीस जो है, ख़ास तौर पर आप ये पूरे वाक़यात में हिंदुस्तान के जो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है फडणवीस, ये क्या है, इन्हों मोदी, सेकंड मोदी बन गए इन हिंदुस्तान के। आप देखिए कि इनके जितने भी एक्टिविटीज़ है, आते 12 पर जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था और रिजर्वेशन पे बैन लगाए, जबकि हाईकोर्ट का आर्डर है कि तालीमी इदारों में आप रिजर्वेशन दे सकते हो, उसके बावजूद उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दे रही। दूसरी चीज़, आते वो गाय बैल पे सब पे पाबंदी लगा दिए, काटने पे बेचने पे पाबंदी लगा दिए। उसकी तरफ से कई किसानों का नुकसान हो रहा, एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ गया, दूसरी तरफ किसानों का, गरीब का नुकसान हो गया। तीसरी तरफ आने के बाद से छोटे छोटे वाक़यात में जितने भी, अभी कई लोगों की ये बात नहीं मालूम कि महाराष्ट्र में साबिका केसेस में जितने बच्चे बरी हुए थे फिसादात के केसेस में, सारों को अपील पे जारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो अब आप ये क्यों देर हुई, किधर देर हुई, नहीं, जो जिम्मेदार है उन्हें खुद एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, तो आप समझ सकते कि भाई इनका इंटेंशन क्या था कि याकूब मेमन को फांसी दे देना चाहिए। कल के दिन हम कोई अदालती चक्कर में ना फंसे बोलकर ये लोग पूरा सीक्रेसी मेंटेन करके इसको ऐसा करने। सबसे पहले ये फांसी की जो बात बाहर आई,
ये महाराष्ट्र के जो एमएलए अबू आसिम आजमी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलने के बाद में ऐवान असेंबली में उन्होंने ये बाहर मीडिया से जब वो मुखातिब करते हुए बोले कि मेमन ब्रदर को 30, उसके बाद में दुनिया को मालूम हुई ये बात, मीडिया को मालूम हुई, और जब हुकूमत को आके ये बोलना पड़ा कि हाँ हम उनको फांसी देने वाले हैं बोल। हाँ, ये बात बराबर है, आपने जैसा कहा कि अबू आसिम आज़मी ही एक वाहिद एमएलए रहे जिन्होंने यानी याकूब मेमन के लिए आवाज़ उठाई और एहतजाज को बुलंद किया। हालांकि हिंदुस्तान में कई सारे मुस्लिम कायदीन हैं, मगर उसके बावजूद भी इन मुस्लिम लीडर्स ने किसी भी तरह का कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया और ना ही याकूब मेमन की फांसी की सज़ा को टालने के लिए कुछ कोशिश की। तो याकूब में अबू आसिम आज़मी साहब का हम भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने याकूब मेमन की फांसी की सज़ा को टालने की बहुत सारी कोशिश की, एहतजाज भी बुलंद किया, और साथ ही साथ सभी दूसरे इंटेलेक्चुअल्स हो और इंडियंस हो, दूसरे लोगों को भी इन्होंने जगाया कि याकूब मेमन को किस तरह से फांसी दी जा रही है और किस मामले में फांसी दी जा रही है। हालांकि याकूब मेमन बार बार यही बोलते आ रहे हैं कि मैं इन बम धमाकों में मुलविस नहीं हूँ और मेरा इन बम धमाकों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अबू आसिम आज़मी को हम सलाम करते हैं और सभी हमारे हैदराबाद के शहरियों की तरफ से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने याकूब मेमन मामले पर इस तरह से आवाज़ बुलंद की, क्योंकि अबू आसिम आज़मी न सिर्फ याकूब मेमन के मामले पर भी आवाज़ उठाए बल्कि वक़ारुद्दीन और दूसरे जिस 4 लड़कों को 5 लड़कों को अप्रैल में नलगुंडा आलेर मंडल में जो इनकाउंटर किया गया है उस मामले पर भी अबू आसिम आज़मी ने आवाज़ उठाई है और हुकूमत के ख़िलाफ़ में एहतजाज बुलंद किया और मुंबई से यहाँ पर आके इंदिरा पार्क पर एक महाधरना भी मुनज़्ज़म किया। तो ये सारे मामलों में ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद के लीडर्स खामोश बैठे हुए हैं और मुंबई के लीडर्स ज़्यादा यानी मुस्लिम लीडर्स स्पेशली अबू आसिम आज़मी की बात करते हैं, काफ़ी यानी एक अपना मुसलमानों के लिए जज्बा दिखा रहे हैं। तो इससे एक काफ़ी अच्छी सोच नज़र आ रही है। तो इस पर आप अबू आसिम आज़मी के लिए क्या ख्यालात है आपके? देखिए, अबू आसिम आज़मी जो है उन्होंने खुद ये केस में वन ऑफ दी कन्विक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे, तो इनको बेहतर मालूम है कि ये केस कैसा चला, क्या चला। इन अबू आसिम आज़मी को भी टाड़ा डालकर उनको गिरफ्तार किया गया था। ये याकूब मेमन से पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, यानी बम धमाकों के फौरी बाद में। आज जो अबू आसिम आज़मी जाके पूरे हिंदुस्तान में जो मजलूमों की मदद करते हो, उसमें एक वजह यह है कि उन पे खुद जुल्म हुआ एक ज़माने में। उनकी एक ट्रैवल एजेंसी थी, तो उन पे क्या इल्ज़ाम था कि ये जो बम धमाके किए मेमन फैमिली को आप हैसुमा टिकट्स दिए। यानी अब आप देखिए कि आपका एक टीवी चैनल चला रहे हैं या आपका कोई एक मसरूफियत है, एक वकील है, उसको क्या मालूम कि सामने वाला कौन है, सो आके उन्हें टिकट लिया, इन्होंने टिकट दे दिए। लेकिन बाद में ये बोले कि उनको भी वन ऑफ द अक्यूज बना के जेल में रखे, तकरीबन 2 साल उन्होंने खुद टाडा जेल में थे। बाद में लोअर कोर्ट से बरी हुए तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह ताला उनको बरी करवाया, यानी हक की जीत हुई। उसके बाद से अबू आसिम आज़मी ये ठान लिए थे कि हिंदुस्तान, बम्बई ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बेगुनाह है मैं उनकी मदद करूँगा। हालांकि बहुत अच्छे बड़े कारोबारी आदमी हैं, उनको हो सकता था कि ऐसा कई वक्त पे होता है कि किसी पैसे वाले शख्स को या शोहरफ्ता शख्स को अगर पुलिस वाले बुलाकर अगर 2 घंटे 3 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा दे तो ज़िंदगी भर किसी की मदद नहीं करता हो। लेकिन अबू आसिम आज़मी अपना सब कारोबार छोड़ छुड़ा के आप है सुमा न सिर्फ बम्बई बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ पर भी जुल्म होता है उसके लिए एक पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत होती है। वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि उस ज़माने में समाजवादी पार्टी वहाँ पर कांग्रेस का दौर था या बीजेपी शिवसेना का था, तो ना कांग्रेस में जा सकते थे ना शिवसेना में जा सकते थे। एक नई पार्टी जो लॉन्च हुई थी उस दौर में वहाँ पर लाकर वो महाराष्ट्र के सदर बने, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, एमएलए भी थे। तो उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ बम्बई तक नहीं है बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी जहाँ पर भी जुल्म होता है उनके इल्म में लाते हैं, वो फौरी जाते हैं, पैसे से, कानून से, हर चीज़ से उनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी है जो वक्फे वक्फे से मदद कर रहा है, दूसरी तरफ आज जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब रोज़ाना टीवी चैनल पे बैठ के याकूब मेमन के बारे में जो वाक़यात जो पेश कर रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 साल से है, यूपीए हुकूमत थी, जिस वक़्त 2009 अप्रैल 2015 को जिस वक़्त टाडा अदालत इनको फांसी की सज़ा दी, उस वक़्त भी आप यूपीए के मेंबर थे।
यानी गवर्नमेंट में थे, कभी भी सोनिया गांधी से या मनमोहन सिंह से मेमन फैमिली पे जो हरासमेंट हो रहा, कभी एक मसला नहीं उठाए। पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में कभी एक मसला एक बार भी नहीं उठाए। वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी महाराष्ट्र में, कभी जाके यहाँ से बम्बई में उस चीफ मिनिस्टर से मिलके ये नहीं बोले कि उमन आजकल एक फैशन हो गया हर मुस्लिम क़यादत का, एक लीडर का, कि मजलूम के साथ बैठ के मगरमच्छ के आंसू रोना या टीवी चैनलों पे बैठ के उसका डिस्कशन करना हमारे मुस्लिम लीडर्स का एक नहीं। आप देखिए, चाहे यूपी में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, कोई अमली काम नहीं कर रहे, कोई मजलूम को जाके कोई माशी मदद नहीं कर रहा, कोई मजलूम को जाके कोई उसको कानूनी मदद नहीं कर रहा। मैं अगर एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं जाके चीफ मिनिस्टर को नुमाइंदगी करना, आप याकूब मेमन क्या, हैदराबाद में कई याकूब मेमन मैं आपको बतलाता हूँ, जो हमारे अब्दुल खदीर साहब हैं, आज 22-23 साल से उन्होंने जेल में हैं। क्या है बोलिए आप, को वाकया पेश आया की सजा हो गई, 15-14 साल उम्र कैद की सजा हो गई। 14 साल के बाद में बड़े बड़े कातिल राजशेखर रेड्डी के पीरियड में आप जो रायलसीमा में 10-10 आदमी का कत्ल करे, पुलिस वालों को बमा डाले, सो नक्सलेटों को उनकी कन्विक्शन माफ करके उनको 14 साल में 7 साल में छोड़ दिए, किसी को 10 साल में छोड़ दिए। एक एमएलए के कोई हस्बैंड को एक बार छोड़ने के बाद में हाई कोर्ट उसको फिर अंदर डाला तो फिर दूसरे बार उसको छोड़े। तो जैसा खदीर साहब का वाकया है, उस खदीर साहब के बाद में आप हमारे मौलाना नसीरुद्दीन का वाकया देखिए। हैदराबाद के मौलाना नसीरुद्दीन है, एक अफराद के 4 आदमी, मौलाना नसीरुद्दीन, उनके 3 लड़के, जाबिर, यासिर और एक लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि इस तरक्की याफ्ता मुल्क में, इस तरक्की याफ्ता दौर में 2 मुस्लिम लड़के जेल में 5 साल बगैर लाइट के, बगैर करंट के, और हैसुमा एक ही जेल में बाप बेटे, मौलाना नसीरुद्दीन एक बैरक में और बेटा एक बैरक में, एक ही केस में दोनों मुलविस है, एक ही केस में दोनों को डाले, लेकिन बाप और बेटे को 5 साल तक नहीं मिलने दिए। तो अब यहाँ पर बात ये होती है कि आपकी जो क़यादत है, जैसा अब हाले आप अभी जिक्र करें कि हालिया आलेर एनकाउंटर, 10-15 दिन लोग चीखा मारे, पुकारा करे, लेकिन आज देखिए आप आलेर एनकाउंटर को सब भूल गए लोग। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम क़यादत है ये लीगली नहीं लड़ रहे हैं लोग, खाली बयान। और हमारे मीडिया का क्या है कि जो एक आध हमारे लीडर का कोई स्टेटमेंट ले लेके उसको वायरल कर दे रहे हैं वो लोग, उससे क्या हो रहा है, हिंदू वोट और मुत्तहिद हो रहा। अब देखिए याकूब मेमन के वाक़ये में ये वाक़या जो है इंसानी बुनियाद पे लड़ने का वाक़या था, यानी एक बेगुनाह को फांसी दे रहे हैं, उसको हमारे लोग क्या करें, नहीं एक मुसलमान के साथ नाइंसाफी हो रही, मुसलमान को फांसी दे रहे हैं। यकीनन याकूब मेमन मुसलमान है, मैं भी मानता हूँ मुसलमान है, लेकिन ये लड़ाई जो है, आपकी लड़ाई कौन लड़े? गुजरात में बोलिए आप, वहां पर कौन मुस्लिम लीडर था? ये गैर मुस्लिम लोग आके वहां पर आपकी लड़ाई लड़े, ये 30 साल सीतलवात आपकी लड़ाई लड़े, हर्षमंदर आपकी लड़ाई लड़े, वहां तो कोई नहीं थे। वहां पर जो कत्ल हुआ, जो बेस्ट बेकरी का केस है, तो जो इंसानी बुनियाद पे लड़ने वाला केस था, उसको आप क्या किए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर दिए। जहां से आप हिंदू मुस्लिम में तब्दील करते ही उसका केस वीक हो गया याकूब मेमन का। हो सकता था अगर आप इंसानी बुनियाद पे इस केस को लड़ते तो अदलिया पे प्रेशर होता। कितने काबिल मुबारकबाद है, देखिए कल रात में जो वुकला जाके चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट पे प्रशांत भूषण और पूरे लोग बचाने की कोशिश करे, मैं तो सलाम उनको करता हूँ कि जो एक मुसलमान को फांसी से बचाने के एक तो ये जो याकूब मेमन का इशू रहो या अफजल गुरु का इशू रहो, ये इशू जो है इंसानी बुनियाद पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लड़ने का इशू है। यकीनन हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार जब से आई या पुरानी जो सरकार थी, तारीख गवाह है कि आपको माइनॉरिटी बजट खत्म कर दिया गया, आपको रिजर्वेशंस खत्म करते जा रहे हैं, जबकि आर्टिकल 16(3) एंड आर्टिकल 16(4) आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमारी जो मुस्लिम क़यादत हो गई आजकल, नाम नेहाद मुस्लिम क़यादत, सिर्फ जज्बाती तकारीर, इश्तियाल अंगेज बयानात और हैसुमा। अब और एक बात याद आई, थोड़े दिन पहले हमारे एक लीडर ट्वीट करे, ट्विटर पे बैठ के ये बोले कि जो पाकिस्तान में जो बम धमाके में लखवी जो जिम्मेदार है उनकी बेल और हैसुमा यहाँ पर जो स्वामी असीमानंद को बेल दी गई, दोनों बराबर है।
अब आप बोलिए पाकिस्तान के कानून में हमारे कानून में जमीन और आसमान का फर्क है। यकीनन हो सकता है कि एक आध बेगुनाह को फांसी दी जा रही है, वक्त बतलाएगा ये जो फांसी के लिए कौन जिम्मेदार थे आगे चल के। अफजल गुरु की जैसी कहानी लिखी जा रही है, इसकी भी कहानी आइंदा हकीकत सामने आ सकता। लेकिन ऐसी यानी बदबख्ताना जो ट्वीट होने की तरफ से फिर मुसलमानों का चेहरा क्या है बोलिए। जिस आज आप शहर में हैदराबाद में या आपको शहर में मुस्लिम तेजात है, लेकिन जहां पर गांव में 7 घर है 8 घर है, वहां पर हम जैसे हमारे मुस्लिम्स को रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है आजकल हिंदुस्तान में। वटोली का वाकया आपके सामने है। वटोली में जिंदा एक घर के 6 अफराद खानदान को जला दिया गया। आपके ये जो किशनबाग का वाकया आपके सामने है। मेहदीपट्टनम में जो आर्मी वाले जो बच्चे को जला है उसका वाकया आपके सामने है। निजामाबाद में एक रिक्शा पुलर को ले जाके मार दिया आपके सामने है। दोमा पुलिस स्टेशन में एक बच्चा लापता है आज की तारीख तक। तो संजीदा तौर पे हमारी मुस्लिम क़यादत कोई नुमाइंदगी नहीं कर रही है। जाके बम्बई में आप आंसू मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। हैदराबाद में कितने मेमन याकूब मेमन जेलों में पड़े हुए, बशमुल अब्दुल खदीर के। अब्दुल खदीर आज पुकार के रो रहा है बेचारा, पूरी जिंदगी उसकी गुजर गई। तो कोई वाकया है। उनका पैर, अब्दुल खदीर साहब का पैर भी काट दिया गया। हाँ, पैर काट दिया गया। उनका एक पैर काट दिया गया शुगर की वजह से। आज दूसरा पैर भी काटने के उस पे उनका, यानी वो भी आज काफ़ी कस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके नाम पर भी बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का चंदा खाया है, मगर बार बार अब्दुल खदीर साहब का यही कहना है कि सियासत के जाहिद अली खान साहब और ज़हीरुद्दीन अली खान साहब ने ही काफ़ी उनके और अफराद ख़ानदान की मदद की है, मगर बकाया दूसरे लोगों ने काफ़ी पैसा खाया है। तो ये थे हमारे मजलिस बचाओ तहरीक के कायद, सरगर्म कायद अमजदुल्ला खान खालिद साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए नाजरीन, हम इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अमजदुल्ला खान खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त आपके और हमारे लिए दिया है। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है और वक्फे से हम इस मामले पर आप सबको अपडेट देते रहेंगे। నేను ప్రారంభోత్సవం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా ఫ్రెండ్ బ్రదర్ సలీం భాయ్ మేమంతా బాగా ఎన్నో చిరకాల నుంచి మాకు పరిచయం. మాకు కూడా సంబంధించింది షాప్ ఇది. Hey, wow! బాలకృష్ణ గారు